हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का एक और पार्ट देखेंगे, 58वां पार्ट, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जैसे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, चीन में एक दलीय प्रणाली की स्थापना की गई है और इंग्लैंड जो हुआ, अमेरिका हुआ, इसमें जो है दो दलीय प्रणाली व्यवस्था किया गया है। ठीक है, जबकि भारत में जो है, भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। एक दलीय प्रणाली में जो है अन्य देश क्यूबा भी आता है, इसको भी याद रखिएगा, क्यूबा भी एक दलीय प्रणाली में आता है। ठीक है, और 1949 की जो क्रांति हुई थी, 1949 की क्रांति के बाद जो है चीन में एकल दल प्रणाली का प्रचलन जो है तब से शुरू हुआ था। ठीक है, 1949 की क्रांति के बाद जो है चीन में एकल दल प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ था और क्यूबा में और चीन में जो है एक दल प्रणाली है, इंग्लैंड में, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है और भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो सहबंध है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन जो है वो सहबंध कहलाता है। शक्ति संतुलन के लिए एक दूसरे देशों का सहयोग अति आवश्यक माना जाता है, इसलिए उसी को क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? किससे पूछा है अधिक व्यवस्थित है? तो ये शक्ति संतुलन से व्यवस्थित है। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा में शक्ति का संतुलन अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा में शक्ति का पृथक्करण किया जाता है, जिससे जो है समस्त शक्ति किसी एक के पास न होकर के जो है अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती हैं और वह जो है अलग अलग तरीके से नेतृत्व करती हैं, जिससे जो है सामूहिक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो वो प्रचार प्रसार है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लक्ष्यों और उद्देश्यों या साधनों के बारे में दूसरों को समझाने की कला जो सुरक्षित होने के लिए ज़रूरी है, वो क्या कहलाती है? तो वो प्रचार प्रसार कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने किया था? तो उसका स्थापन जो है चार्ल्स मरियम ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना जो है चार्ल्स मरियम के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मरियम व लासवेल दोनों ने जो है राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। चार्ल्स मरियम थे और एक और थे, कौन सा? लासवेल। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लासवेल, ये दोनों ने ही मिलकर के जो है राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सामान्य सभा सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार जो है एटलांटिक चार्टर जो 1942 था, उसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के छः अंग बताए गए थे। ठीक है, जिसमें जो है सामान्य सभा जो है सबसे बड़ा था और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये आप लोग सारे पॉइंट को यहाँ पे याद रखिएगा। सामान्य सभा सबसे बड़ा है, उसके बाद सुरक्षा परिषद, फिर न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। ठीक है, 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए जो है वार्षिक संयुक्त राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण देशों का अपना एक संगठन है जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो दक्षिण दक्षिण सहयोग संगठन है इसकी स्थापना जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी उपागम से। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम से जो है मानव संबंध आंदोलन स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। ठीक है, मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक उपागम का विकास हुआ। और व्यवहारवाद का अर्थ जो होता है वो मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव व्यवहार को समुचित रूप से समझाने के लिए जो है आज समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की भी मदद ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है मुख्य या कार्यकारी जिसको कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रशासनिक नीति का मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य जो है मुख्य या कार्यकारी का है और प्रशासनिक कार्यों में जो है कार्यकारी अधिकारी का कार्य जो है महत्वपूर्ण होता है। कार्मिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रशासन का पक्ष है जिससे जो है भर्ती की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, यह सरकारी तंत्र का जो है कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता भर्ती तंत्र की मजबूती पर निर्भर करता है। किसी भी देश का जो है भर्ती होता है तंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, इसलिए जो यहाँ पे मुख्य या कार्यकारी अधिकारियों की जो है भर्ती की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब सरकार आर्थिक वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो सार्वजनिक निगम की स्थापना किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब सरकार जो है आर्थिक वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगम को जो है स्थापित किया जाता है, जबकि विभाग, कंपनी और मंडल का इससे कोई भी संबंध नहीं है। सार्वजनिक निगम में जो है सभी प्रकार की सेवाओं को जनता के लिए जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया था हरमन फाइनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में जो है लोक सेवा को हरमन फाइनर ने जो है परिभाषित किया है। लोक सेवा के कर्मचारी जब अस्थायी होते हैं उनका वेतन और सुविधाएं निश्चित होता है तो वे काम को अधिक मन से करते हैं, ऐसा उन्होंने परिभाषा दिया था इस अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक परीक्षण के द्वारा। ठीक है, मौखिक परीक्षण जो होता है मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा जो है संदेह के साथ देखा जाता है। मौखिक परीक्षण में जो है व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब व्यक्ति को जो है देना होता है। इससे व्यक्ति के मूल विचारों का पता लगता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का स्वभाव का पता मौखिक परीक्षण के द्वारा जो है अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो है मौखिक परीक्षण के द्वारा जो है प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ इसको देखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्यस्थ कर्मचारी को जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण देने से उसका कार्य जो है बाधित नहीं होता है, वह कार्य में लगकर ही प्रशिक्षण लेता रहता है और इस प्रशिक्षण का उपयोग जो है वह अपनी आगे की सेवा में करता रहता है।
ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो ये संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को जो है संतुलित बजट या बैलेंस बजट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। तो अनुच्छेद 112 के तहत ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालय शक्ति को जो है न्यायिक समीक्षा, जिसे जुडिशियल रिव्यू के रूप में जो है इसको जाना जाता है। भारत में न्याय करने के लिए जो है 4 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय जो है देश के स्तर पर है, उच्च न्यायालय राज्य के स्तर पर है, जिला न्यायालय और सबसे निचला है ग्रामीण न्यायालय। ठीक है, तो 4 स्तरों पर जो है न्यायालय की व्यवस्था की गई है भारत में। ठीक है, और प्रशासनिक कृत्यों निर्णयों की वैधता के निर्धारण के लिए जो है न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है न्यायिक समीक्षा के रूप में। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।